ओके, नेक्स्ट मैं इसमें मॉडल्स का फोल्डर ऐड करता हूं ताकि हम डेटाबेस के लिए अपने क्लासेस को ऐड कर सकें। मैं फर्स्ट क्लास ऐड करता हूं कैटेगरी, और सेकंड मैं यहां से ऐड कर लेता हूं प्रोडक्ट। मैं कैटेगरी में आ जाता हूं। कैटेगरी में आने के बाद इसमें इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करता हूं। कैटेगरी आईडी, इस आईडी को आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप इंटीजर रख सकते हैं, आप इसे ग्विड रख सकते हैं। अभी हम इन पे फोकस नहीं कर रहे कि हम इसकी क्या डाटा टाइप रखें। हम एक स्टैंडर्ड वे को फॉलो कर लेते हैं कि हम इसकी डाटा टाइप इंटीजर रख लेते हैं। सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड मेरे पास डिस्क्रिप्शन। मैं प्रोडक्ट में आ जाता हूँ। प्रोडक्ट में आने के बाद मैं इन्हें ही यहाँ से कॉपी करता हूँ। इसका नेम चेंज कर लेता हूँ, प्रोडक्ट आईडी नेम, और इसके बाद ये किस कैटेगरी से बिलोंग करेगी। मैं यहाँ पे इन दोनों के रिलेशंस को किस तरह से डिफाइन करूँ, मैं इसे साइड बाय साइड कर लेता हूँ ताकि दोनों मॉडल्स को मैं इजीली देख सकूँ। ये मेरे पास कैटेगरी है और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। हम इनके रिलेशंस को किस तरह से डिफाइन करें। क्या मुझे प्रोडक्ट आईडी यूज़ करनी है कैटेगरी में एज अ फॉरेन की, या फिर कैटेगरी आईडी यूज़ करनी है प्रोडक्ट में एज अ फॉरेन की। हम इसके जनरल सिनेरियो को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे तो हमें इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मेरे पास कैटेगरी को मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ। क्या एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं? यस। फॉर एग्जांपल मेरे पास फूड की कैटेगरी है, मेरे पास वेजिटेबल की कैटेगरी है। अब इस फूड में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे, या मैं इसे सिंपल ड्रिंक्स की कर लूँ ताकि हम इजीली इसे अंडरस्टैंड कर सकें। क्या मेरी ड्रिंक्स में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी? यस, मेरे पास कोक, पेप्सी, फॉन्टा, डिफरेंट तरह की इसमें कोल्ड ड्रिंक्स आ जाएंगी। इसी तरह अगर वेजिटेबल में डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, यस, वेजिटेबल में भी मेरे पास डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। इट मीन्स एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। अब मैं दूसरे सिनेरियो को ऑब्जर्व करता हूँ, प्रोडक्ट। क्या एक प्रोडक्ट एक कैटेगरी से लिंक करेगी या एक प्रोडक्ट मल्टीपल कैटेगरीज में हो सकती है? अगर वेजिटेबल की प्रोडक्ट है तो फिर वो वेजिटेबल में ही होगी, ना कि वो वेजिटेबल प्लस ड्रिंक्स। अगर मेरे पास कोई एक कोल्ड ड्रिंक है, वाटर है, तो फिर वो वेजिटेबल में तो नहीं जाएगी या मल्टीपल कैटेगरीज में तो नहीं इंक्लूड होगी। उसका लिंक मेरी सिर्फ एक ही कैटेगरी से बनेगा। इट मीन्स एक प्रोडक्ट किसी एक कैटेगरी से ही लिंक होगी। ऑन दी अदर हैंड एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो जब भी हम रिलेशंस क्रिएट करें, हम अपने रियल वर्ल्ड सिनेरियो को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लें तो हमारे लिए इसे आइडेंटिफाई करना इजी हो जाएगा। अब मुझे पता है कि मेरी एक प्रोडक्ट किसी ना किसी एक कैटेगरी से लिंक होगी। एक कैटेगरी से लिंक होगी तो जब मैं इस फॉर्म को ऐड करवाऊंगा तो मैं एट अ टाइम एक ही कैटेगरी ऐड कर सकता हूं। इट मीन्स मैं यहाँ पे रिलेशन इसका जब डिफाइन करूंगा तो मुझे कैटेगरी आईडी यूज़ करनी है एज अ फॉरेन की प्रोडक्ट के टेबल में। इसके बाद अगर मैं कैटेगरी में आ जाऊं तो अब कैटेगरी में मुझे लिस्ट चाहिए, क्योंकि एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगी। तो मैं यहाँ से मल्टीपल प्रोडक्ट्स की लिस्ट को ऐड कर लेता हूँ। ये क्योंकि मेरी नेविगेशन प्रॉपर्टी है तो मैं इसे वर्चुअल डिफाइन कर लेता हूँ। अब नेविगेशन प्रॉपर्टी से क्या मुराद है कि मैं कैटेगरी से इजीली नेविगेट कर सकता हूँ प्रोडक्ट में, इसलिए हम इसे नेविगेशन प्रॉपर्टी, या इसके लिए सेकंड वर्ड यूज होता है रिलेटेड एंटिटी का। नेविगेशन प्रॉपर्टी और रिलेटेड एंटिटी। अब रिलेटेड एंटिटी से क्या मुराद है कि मेरी इस वन एंट्री के साथ कितनी दूसरी एंटिटीज रिलेटेड हैं, कि जब मैं इसका डाटा लोड करवाऊंगा तो कितनी दूसरी एंटिटीज का डाटा भी लोड हो सकता है जिसे मुझे कंट्रोल करना है। अब मैं यहाँ पे आ जाऊँ। अब जब भी हम रिलेशंस डिफाइन करेंगे तो जिस टेबल में हम फॉरेन की ऐड करेंगे हमें इसकी भी नेविगेशन प्रॉपर्टी को ऐड करना होता है। तो मैं इसकी नेविगेशन प्रॉपर्टी को ऐड कर लेता हूँ। कैटेगरी, वन कैटेगरी का ऑब्जेक्ट और यहाँ से कैटेगरी। अब क्योंकि ये मेरी नेविगेशन प्रॉपर्टी है तो इसके लिए भी हम इसे वर्चुअल डिक्लेयर कर लेते हैं, जो कि इंडिकेट करेगा कि ये मेरे इस टेबल की या इस मॉडल की एक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं है बल्कि नेविगेशन प्रॉपर्टी है। इसे मैं FK का नेम दे देता हूँ। ये मेरी फॉरेन की है और ये सब मेरी नेविगेशन प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब हमने किस को प्राइमरी की सेट करना है? इस टेबल में हमें पता है कैटेगरी आईडी को हम प्राइमरी की सेट करेंगे। तो मैं यहाँ से
इसके ऊपर की एट्रीब्यूट को ऐड कर लेता हूं। जैसे ही मैंने की ऐड किया मेरे पास एक रेफरेंस ऐड हो गया कंपोनेंट मॉडल डॉट डाटा एनोटेशंस का, और प्रोडक्ट के टेबल में मैं यहाँ पे की एट्रीब्यूट को ऐड करता हूँ। तो इस आइटम को इस प्रॉपर्टी को मैंने की एट्रीब्यूट या जिसे हम प्राइमरी की कह सकते हैं प्राइमरी की असाइन कर दी। अब फॉरेन की मैं किस तरह से डिक्लेयर करूँ? इस टेबल में तो मुझे फॉरेन की ऐड नहीं करनी क्योंकि ये मेरी लिस्ट नेविगेशन प्रॉपर्टी है। मेरी फॉरेन की एडिड है प्रोडक्ट के टेबल में। अब फॉरेन की का एट्रीब्यूट ऐड करने के हमारे पास दो वेज हैं। या हम अपनी फॉरेन की के ऊपर फॉरेन की एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं फॉरेन की, या हम अपनी नेविगेशन प्रॉपर्टी से पहले इस एट्रीब्यूट को यूज कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन से पहले यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे पैरेंथेसिस में आपको अपनी फॉरेन की एट्रीब्यूट को पेस्ट करना है, और अगर यही काम आप रिवर्स करें इसके ऊपर ऐड करेंगे तो फिर आपको इस प्रॉपर्टी को फॉरेन की के ऊपर ऐड करना है, जो कि इन दोनों को आपस में इंटरलिंक कर देगी। ये बात याद रखिएगा, दोनों वे से आप यूज़ कर सकते हैं, इनमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं मोस्टली रिकमेंड करता हूँ इस वे को, ताकि हमारे सभी मॉडल्स की प्रॉपर्टीज़ मैं एक साइड पे डिफ़ाइन कर लूँ, और इसके बाद जितनी भी नेविगेशन प्रॉपर्टीज़ हैं मैं नीचे कुछ फासले पे नेविगेशंस को ऐड कर लूँ। ओके, हमने प्राइमरी की डिफ़ाइन कर ली, हमने नेविगेशंस को डिफ़ाइन कर लिया। इसके अलावा डाटा एनोटेशंस में हमारे पास काफ़ी सारे और भी एनोटेशन एट्रीब्यूट्स होते हैं। मैं इसकी मैक्स लेंथ डिफ़ाइन करना चाहूँ, मैं इसकी डाटा टाइप डिफ़ाइन करना चाहूँ, डिस्प्ले कॉलम नेम डिफ़ाइन करना चाहूँ, एरर मैसेजेस डिफ़ाइन करना चाहूँ, मैं इस पे रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को ऐड करना चाहूँ, तो हम डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसे यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करूँगा या एक्सप्लेन नहीं करूँगा एनोटेशन एट्रीब्यूट्स को, क्योंकि इस पर मैं एक न्यू सीरीज़ लॉन्च करूँगा फ्लुएंट वैलिडेशन, जो कि एक न्यू वे है इसे वैलिडेशंस को ऐड करने का। अब अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे, मैं अपने सभी एट्रीब्यूट्स को इस क्लास में ऐड करूँगा तो मेरी क्लास में प्रॉपर्टीज़ के अलावा काफ़ी सारा एक्स्ट्रा डाटा ऐड हो जाएगा। डेवलपर के लिए अंडरस्टैंड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए हम इन सब एट्रीब्यूट्स के लिए अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल को ऐड करते हैं, और उसमें जाके इजीली अपने हर एक एट्रीब्यूट पे जितने भी वैलिडेशंस फिल्टर्स अप्लाई करने हो या एनोटेशन प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी हो, हम उस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड कर लेते हैं। ओके, हमारे इन दोनों का काम पूरा हो गया। अब हमें इन्हें डेटाबेस में ऐड करना है। डेटाबेस में ऐड करने के लिए मैं यहाँ से जाके एक डाटा का फोल्डर ऐड करता हूँ, जिसमें मैं अपने डीबी कॉन्टेक्स्ट को डिफ़ाइन करूँगा। क्लास, इसका आप नेम कुछ भी रख सकते हैं, EF कोर डीबी कॉन्टेक्स्ट। मेक श्योर कर लीजिएगा कि पोस्ट फिक्स डीबी कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, अदरवाइज ये फाइल वर्क नहीं करेगी। मैं यहाँ से EF कोर डीबी कॉन्टेक्स्ट, और अब मुझे यहाँ पे जाके कुछ पैकेजेस ऐड करवाने हैं एंट्री फ्रेमवर्क के। अभी तक मैंने कोई भी पैकेज ऐड नहीं करवाया। मुझे कौन कौन से पैकेजेस चाहिए, मैं यहाँ से लाइब्रेरीज को ऐड करवा लेता हूँ कि मुझे ये सारे 4 पैकेजेस को ऐड करवाना है। अब इनको ऐड करवाते वक्त एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इन सब के वर्जन सेम होने चाहिए। अगर वर्जन्स में प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास कंपैटिबिलिटी का इशू आएगा। मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ प्रोजेक्ट पे, देन मैनेज न्यूगेट पैकेजेस। मैं ब्राउज में आ जाता हूँ। यहाँ में आने के बाद मैं एंट्री फ्रेमवर्क कोर को सर्च कर लेता हूँ और मेरे पास ये पैकेजेस आ जाएंगे। मेरे 4 पैकेजेस हैं कोर डॉट डिज़ाइन, कोर डॉट SQL सर्वर, कोर डॉट टूल्स। ओके, यहाँ पे आप डिपेंडेंसीज में देखेंगे एक पैकेजेस ऐड हो गया और ये मेरा पैकेज ऐड हो गया। और नेक्स्ट मेरे पास डिज़ाइन सेम वर्जन, इसके बाद मेरे पास SQL सर्वर है, ये मेरे पास डिज़ाइन भी ऐड हो गया। अगर आप SQL सर्वर से वर्किंग कर रहे हैं तो आप SQL सर्वर को इंस्टॉल कर लें। अगर आप MySQL से वर्किंग कर रहे हैं, पोस्टग्रेस से वर्किंग कर रहे हैं, SQLite से कर रहे हैं, तो आप इसके अकॉर्डिंगली पैकेज को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास टूल्स का है। ओके, मेरे पास सभी पैकेजेस ऐड हो गए। मैं एक दफ़ा अपने प्रोजेक्ट को रीबिल्ड कर लेता हूं, ताकि अगर इनमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई वर्जन कंपैटिबिलिटी का इशू हो या किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, तो मुझे पता लग जाए। यहाँ पे मेरे पास बिल्ड ऑल सक्सीड आ गया। अब नेक्स्ट टाइम मेरा क्या है, मैं इसे इनहेरिट करवा लेता हूँ डीबी कॉन्टेक्स्ट से। सॉरी, डीबी कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद मुझे
इसका एक तो कंस्ट्रक्टर को ऐड करवाना है, सेकंड dbset ऐड करवाना है। कंस्ट्रक्टर ऐड करने के लिए CTOR और टैब की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये कंस्ट्रक्टर ऐड हो जाएगा। dbset हम किस पर्पज़ के लिए ऐड करवाएंगे, हर वो मॉडल जिसे हम डेटाबेस टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एज अ dbset ऐड करवा लेंगे। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, dbset। अब एक नेमिंग कन्वेंशन जो फॉलो की जाती है डेटाबेस टेबल्स के लिए और मॉडल क्लासेस के लिए कि हम अपनी प्रोजेक्ट की मॉडल क्लासेस को सिंगुलर में डिफाइन करें। ये हमारे प्रोडक्ट की क्लासेस हैं, ये कैटेगरी की क्लास है, और जो भी डेटाबेस के टेबल्स हों उसे हम प्लूरल में डिफाइन करें, मल्टीपल्स में डिफाइन करें। तो हम डेटाबेस के लिए जो नेमिंग कन्वेंशन यूज़ करेंगे वो प्लस में होगी, कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स, यूजर्स, एम्प्लॉयज़, इसी तरह नेक्स्ट ऑर्डर्स। लेकिन C# में जो मॉडल होंगे वो सिंगुलर में होंगे। ये एक नेमिंग कन्वेंशन है, आप फॉलो करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसमें ऐड करवा लेता हूँ DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, और ऑप्शंस में मुझे ये पास करवाना है अपनी DB कॉन्टेक्स्ट का नेम ऑप्शंस, और बेस में भी मुझे ऑप्शंस को पास करवा देना है। इसके अलावा हम यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट डिफाइन करते हैं वो हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है। हम कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से रीड नहीं करेंगे, हम उसे ऐप सेटिंग से रीड करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करने के हमारे पास मल्टीपल वेज है। अगर हम यहाँ से रीड करेंगे तो ये हमारा हार्ड कोडेड वे हो जाएगा। जब हम डिप्लॉय करते हैं प्रोजेक्ट उस वक्त हमें उसमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, इसलिए हम कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पे डिफाइन नहीं करते, हम ऐप सेटिंग में डिफाइन करते हैं। मैं ऐप सेटिंग में आ जाता हूँ, यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग में मैं आ जाऊँ फर्दर तो मेरे पास ऑलरेडी आई थिंक मेरी एक कनेक्शन स्ट्रिंग है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ इसमें हमने क्या डिफाइन करना है, पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का नेम डिफाइन करना है, और इसके बाद यहाँ पे सर्वर, देन डेटाबेस, और देन अपने लॉगिन्स को डिफाइन करना है। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ओके, ये मेरे पास सर्वर का नेम आ गया लोकल DB। नेक्स्ट मेरे पास डेटाबेस आ गया, और इसके बाद ट्रस्टेड कनेक्शन आ गया इज इक्वल टू ट्रू। अगर आप SQL सर्वर में या अपने डेटाबेस में यूज़र ID पासवर्ड को यूज़ कर रहे हैं तो फिर यहाँ से आप यूज़र ID पासवर्ड की कनेक्शन स्ट्रिंग गूगल कर सकते हैं। अदरवाइज आप ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू रख देंगे तो आपकी विंडोज़ की ऑथेंटिकेशन यूज़ हो जाएगी। अब ये मेरे पास डेटाबेस है, मैं SQL सर्वर के डेटाबेस को यूज़ नहीं कर रहा बल्कि Visual Studio में ही डेटाबेस ऐड होता है। हम इसे कैसे ओपन कर सकते हैं, आप व्यू में आ जाएं, यहाँ से SQL सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर, इसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये डेटाबेस आ गए। इसका मैंने लिंक कॉपी किया है, रीनेम कॉपी किया, और ये मेरे पास SQL सर्वर आ गया। मैं यहाँ से क्रूड ऑपरेशंस चेंज कर देता हूँ। ओके, अब ये हमारी EF को DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल है जिसमें से हम इन मॉडल्स को रीड करके डेटाबेस में ऐड करना चाहते हैं, और यहाँ पे मेरे पास डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग है। अब हम program.cs में EF को DB कॉन्टेक्स्ट की सर्विस को ऐड करवा लेते हैं। builder.services.add DB context, DB context, यहाँ पे मैं DB context पास करवा देता हूँ, और अब यहाँ पे मुझे अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को रीड करना है। ऑप्शंस, आई थिंक इस तरह से वर्क करेगा, यूज SQL सर्वर, और SQL सर्वर के अंदर अब यहाँ तो हम यहाँ पे हार्ड कोडेड कनेक्शन स्ट्रिंग दे सकते हैं, या फिर हम ऐप सेटिंग से इसे रीड करवा सकते हैं। तो हमने इसे ऐप सेटिंग से रीड करवाना है, builder.configuration.get कनेक्शन स्ट्रिंग। ये हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, builder.configurations और गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, जो हमें कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देगी। कनेक्शन स्ट्रिंग का क्या नेम है, DBX। आप ये नेम अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, ABC, con1 कनेक्शन स्ट्रिंग। मैं एक स्टैंडर्ड के तौर पे DBX को यूज़ कर लेता हूँ। अब ये मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड होगी, मैं इसके ऊपर एक कमेंट ऐड कर लेता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट स्टेप, मुझे डेटाबेस में इन टेबल्स को ऐड करवाना है। किस तरह से ऐड करवाते हैं, माइग्रेशंस के थ्रू। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ टूल्स में, न्यूगेट पैकेजेस मैनेजर और पैकेज मैनेजर कंसोल। अब इस पे मैं माइग्रेशन ऐड करवाता हूँ, ऐड माइग्रेशन, और फिर हमारी माइग्रेशन का जो भी नेम हम रखना चाहें, हम माइग्रेशन 1 रखना चाहें, माइग्रेशन 2 रखना चाहें, इनिशियल क्रिएट रखना चाहें, और एंटर कर देंगे तो ये हमारे पास
माइग्रेशन की एक फ़ाइल क्रिएट कर देगा। अब ये माइग्रेशन की फ़ाइल को भी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेंगे, हमें बेसिक इसकी समझ आ जाएगी। ये मेरे पास कुछ वार्निंग आ रही है कि यूनिट प्राइस के ऊपर हमें कुछ ऐड करना है। इसके अलावा मॉडल क्रिएटिंग की हैज़ कॉलम टाइप, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं। अब जैसे ही हमने एक कमांड रन की ऐड माइग्रेशन, इसने क्या किया कि हमारे इन दोनों मॉडल्स को डेटाबेस में कन्वर्ट करने का कोड लिख दिया। हमारा डेटाबेस स्ट्रिंग को रीड नहीं करता, तो हर एक के इक्विवेलेंट जो डाटा टाइप बनती है मेरे डेटाबेस की, उसमें कन्वर्ट करने का कोड लिख देगा। मैं वापस इसमें जाता हूं, अगर आप देखें तो यहाँ पे माइग्रेशन का फोल्डर ऐड हो गया और मेरे पास इनिशियल क्रिएट ऐड हो गई। अब ये मेरे पास कैटेगरीज के टेबल का कोड है और ये मेरे पास प्रोडक्ट्स के टेबल का कोड है। इसको एक दफ़ा रिव्यू करना ज़रूरी होता है ताकि अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाए तो हम उसे उसी वक्त क्लियर कर सकें। ये मेरे पास कॉलम्स हैं, कैटेगरी आईडी, नेम, स्ट्रिंग एंड वेरकर, डिस्क्रिप्शन एंड वेरकर मैक्स। इन डाटा टाइप्स को यहाँ पे जो मैक्स आ रहा है इसकी हम लिमिट सेट कर सकते हैं 150 200, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये मेरे पास प्राइमरी कीज आ गई। इसी तरह प्रोडक्ट का टेबल। अब लेट्स से मैंने देखा कि मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मुझे इस डिस्क्रिप्शन के कॉलम को यूज़ नहीं करना या किसी न्यू कॉलम को ऐड करना है या किसी की डाटा टाइप को रिमूव करना है। अभी तक मेरी ये माइग्रेशन मेरे डाटाबेस पे अप्लाई नहीं हुई। अप्लाई कब होगी? जब हम यहाँ से दूसरी कमांड रन करेंगे, अपडेट डैश डाटाबेस, तब मेरी ये माइग्रेशन मेरे डाटाबेस पे अप्लाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे नोट करें तो मेरे पास एक कमांड आ रही है टू अनडू दिस एक्शन यूज रिमूव माइग्रेशन, कि अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आप उसे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो इस कमांड को यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारी लेटेस्ट माइग्रेशन होगी वो रिमूव हो जाएगी। मैंने ये कमांड यूज़ की। अब आप यहाँ पे देखेंगे माइग्रेशन मेरी रिमूव हो गई। अब मैं प्रोडक्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद लेट्स से मैं इस डिस्क्रिप्शन को रिमूव कर देता हूँ। अब मैं फिर से जाता हूँ, फिर से वही माइग्रेशन ऐड करता हूँ, इनिशियल क्रिएट। इनिशियल क्रिएट क्यों यूज़ कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास इनिशियल क्रिएट नहीं है, रिमूव हो चुकी है। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड होती तो फिर ये मेरे पास एरर आ जाता कि सेम नेम की माइग्रेशन यूज़ नहीं कर सकते। माइग्रेशन, और अगर मैं प्रोडक्ट्स के टेबल में आऊँ तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन का टेबल, डिस्क्रिप्शन का कॉलम रिमूव हो चुका है। अब इसे मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ डाटाबेस में, अपडेट डैश डाटाबेस। अब ये माइग्रेशन डाटाबेस पे कन्वर्ट हो जाएगी, डाटाबेस पे अप्लाई हो जाएगी। अगर कोई एरर होगा तो यहीं पे आ जाएगा, अदरवाइज हम अपने डाटाबेस को जाके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। डाटाबेस, डाटाबेसिस, और ये मेरे पास क्रूड ऑपरेशन। अगर मैं इसे एक्सपेंड करता हूँ, टेबल्स और कैटेगरीज का टेबल, इसको मैं एक्सपेंड कर लूँ। मेरे पास 3 कॉलम्स थे, कैटेगरी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी प्राइमरी की, और मैं प्रोडक्ट्स को एक्सपेंड कर लूँ। इसमें मेरे पास 2 कीज़ होंगी, फर्स्ट प्राइमरी की, सेकंड FK फॉरेन की। कीज़ को एक्सपेंड करूँ तो ये मेरे पास 2 कीज़ आ गए, मुझे आइडिया हो गया। तो इस तरह से हम फर्दर माइग्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। हमने मल्टीपल टेबल्स ऐड करने हो, हम सभी मॉडल्स ऐड करेंगे, EF को DB कॉन्टेक्स्ट में DB सेट में से रजिस्टर करवाएंगे और माइग्रेशन की कमांड्स को रन कर देंगे। अब नेक्स्ट हम अपने व्यूज़ को ऐड करवाते हैं, व्यूज़ की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, बूटस्ट्रैप फाइल्स को ऐड करवाते हैं, देन हम कंट्रोलर्स पे जाएंगे।